बताऊंगा उसको, अभी मत लिखना। देखो क्लास 10 साइंस, देखो चैप्टर नंबर 9 और 11, चैप्टर 9 और 11 दोनों में एक साथ कवर करवाऊंगा ना। मतलब पहले चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद ही 11वां पहुंचेंगे। अलग अलग चैप्टर है, दोनों की तुलना करते करते मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले धातु और धातु कर्म चैप्टर नंबर 9 है, तो उसमें हम जितनी भी धातुएं हैं उन सब धातुओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद अधातुओं का रसायन, ये अलग चैप्टर है, इसको फिलहाल अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे। इसमें धातु के बारे में पढ़ना है और इसमें अधातु। तो पहले धातु समझ लेते हैं। देखो अभी तक धातु की परिभाषा क्या क्या जाने हो। धातु ठोस होता है, और देखो इसमें चमक होती है। धातु ठोस होता है, पीटने पर फैलता है, आघातवर्धनीय होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, साथ में चमकीला होगा और विद्युत का सुचालक होगा। इसका गलनांक एकदम उच्च होगा, गलनांक उच्च होगा, और इसमें तन्यता भी पाई जाती है। तन्ने का गुण तनता है, पीटने पर फैलता है वो अलग है और तन्यता गुण अलग है। देखो दोनों में अंतर करना, इधर मैं लिख देता हूं धातु और इधर धातु और अधातु। ध्यान समझना, आवर्त सारणी में पढ़ाया था, याद है? आवर्त सारणी में कुछ इस तरह से सीढ़ीदार बना हुआ था ना। एक दो तीन चार पांच छह और एक 7, ये पूरा सीढ़ी। इसमें क्या रहेगा? पूरा का पूरा उपधातु। इसमें क्या रहता है? जिसमें धातु भी आए और अधातु दोनों का गुण रहता है, वो उपधातु। अब सीढ़ी के ऊपर वाला जितना भी रहता है वो सब क्या है? अधातु। ये क्या है? और नीचे वाला धातु, उल्टा धातु आया। अब धातु रहता है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, और अधातु कहाँ आता है? पी ब्लॉक रहता है ना। वो कहां पर रहता है? पी ब्लॉक। सबसे पहला धातु, इसमें धात्विक चमक होती है। धात्विक ऐसा मतलब इसमें चमक पाई जाती है, इसमें चमक होती है। बताओ अधातु चमकता है? सोना धातु है कि नहीं है? चमकता है कि नहीं चमकता? हीरा, वो सब क्या है? धातु। अब इसी की जगह लकड़ी का टुकड़ा ले लो, चमकेगा? तो वो नहीं चमकता। इसमें ये चमकीला नहीं होता। समझ में आया? धातु चमकीला होगा और अधातु चमकीला नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक, अरे ये प्लास्टिक है ना, धातु है कि अधातु? ये चमकेगा क्या? नहीं, ये चमक नहीं सकता। वैसे ही ये मार्कर, ये भी क्या है? अधातु। प्लास्टिक है, जितना भी प्लास्टिक की चीज है वो क्या होगा? अधातु। समझ में आया? क्या हुआ? दूसरा अभी अंतर करके बता रहा हूं ना, उसके बाद अलग अलग कर दूंगी। इसमें भंगुरता पाई जाती है। इसमें, अरे चमक है, वो पूर्ण विराम है। भंगुरता, इसमें भंगुरता पाई जाती है। तोड़ने पर पूरा का पूरा भंगूर बन जाएगा, चूरा बन जाएगा ना पूरा। अरे लड्डू खाए हो ना, तो लड्डू पूरा बंधा रहता है ना, तोड़ते हो तो टूट जाता है ना। कैसे नहीं टूटेगा? टूटता है। धातु टूट भी जाता है, फैलता भी है। धातु टूट जाएगा। इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती। ये विद्युत का सुचालक होगा, ये विद्युत का, और ये विद्युत का। धातु में करंट लगता है कि नहीं लगता? लोहा सुचालक है, तो लोहा धातु है। अगर उसमें कोई वायर जोड़ दें और उसमें करंट फ्लो करें तो उसमें धारा प्रवाहित होगा।
तो इसलिए क्या रहता है, सुचालक, विद्युत का सुचालक। चौथा, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया 12। एस ब्लॉक का है कि नहीं, तो धातु हुआ कि नहीं हुआ, होगा। हाँ चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। एल्यूमिनियम, दूसरा चीज नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और होगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग। बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बताया था संयोजकता में। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब 8 बनेगा। अष्टक कंप्लीट करना रहता है, अष्टक कंप्लीट करना है, तो ये पूरा का पूरा 2 को क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो खत्म। या किसी से 6 ले लेगा तो 8 बन जाएगा। देखो 2 को अगर त्याग कर दिया, अब इसके पास कितना आ गया, 8, अष्टक कंप्लीट है। अगर किसी से 6 ले लिया तब भी कितना बन जाएगा, 8, अष्टक कंप्लीट है। तो 2 त्यागना आसान है या 6 ग्रहण करना, 2 त्यागना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग किया, इलेक्ट्रॉन त्याग। इसीलिए ये क्या है, धातु। ये क्या है, धातु। इलेक्ट्रॉन त्याग करना मतलब धातु। समझ में आया। और ये 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा त्याग करेगा तो अष्टक कंप्लीट है। या किसी से 3 ग्रहण करेगा तो भी अष्टक कंप्लीट। बताओ वो त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि 3 ग्रहण करना आसान है। और नाइट्रोजन कहाँ का तत्व है, पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का तत्व, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो, क्लियर हुआ। इसमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। इसमें तनने का गुण होता है, तनन। जैसे ट्रेन की पटरी, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं बीच में, ये पता है, ट्रेन की पटरियों में बीच में गैप छूटा रहता है ना। ये ऐसे नॉर्मली अभी बना रहा हूं ना, इस तरह से ट्रेन की पटरियों में बीच में गैप छूटा रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सूर्य का तापमान पड़ता है, गर्मी के दिन में एकदम ज्यादा ताप ग्रहण कर लेता है, तो ताप ग्रहण करने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, फैल जाता है। समझ में आया। तो इसीलिए ताकि बीच में गैप छोड़ते ताकि फैले भी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर में आ जाए। और अगर एकदम पहले से बीच में गैप नहीं रखे, दोनों को ऐसे जोड़ दिए एकदम, तो अब बताओ गर्मी के दिन में तो ये फैलेगा ही, तो इस तरह से ऊपर हो जाएगा, उठ जाएगा, होगा। इसीलिए बीच में क्या करते हैं, गैप छोड़ते हैं, तो उसमें तनन पाई जाती है, तन्यता। एग्जाम्पल लिख सकते हो। छठवा, लोहा, लोहा धातु है कि नहीं, सोना धातु है कि नहीं, लोहा, सोना, कॉपर, ये सब क्या है, धातु। अच्छा अधातु का एग्जाम्पल, लकड़ी, कांच, कागज, अभ्रक, अरे अदरक नहीं है वो, अभ्रक है। वो चमकीला रहता है लेकिन धातु नहीं होता। अरे तुम लोग अभ्रक नहीं जानते, ज्यादातर वो क्या बोलते हैं, जो पेन यूज करते हो ना कई तो उसमें चमकीला वाला आता है, देखियो लगा रहता है। अरे लड़कियां ज्यादा जानते हो ना, मेकअप के काम में आता है, कई बार मेकअप करते रहते हो। हाँ, पांचवा, इसमें तन्यता पाई नहीं जाती। समझ में आया कि नहीं आया।
धातु और अधातु क्लियर है? ये अंतर था ना। देखो अभी जो पढ़ाया वो धातु और अधातु सिंपल ऐसे अंतर पढ़ा दिया था। हाँ, अब यहां से लिखना धातु, हेडिंग करना। धातु किसे कहे? जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे? धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। उसके बाद आएगा इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण, पहला पॉइंट। भौतिक गुण में बताओ क्या क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक। विद्युत का इसमें क्या पाई जाती है? चमक और तन्यता, साथ में भंगुरता, और ये ठोस होते हैं क्या? ये ठोस होते हैं। साथ में हाँ, ठोस और कठोर तो एक ही होगा ना। विद्युत का सुचालक हो गया, क्या बचा? ये आघात। सातवां एग्जाम्पल ही लिख लेना। एग्जाम्पल में क्या क्या है? दो तीन एग्जाम्पल बताओ। लोहा, सोना, कॉपर, और है ना बहुत सारे धातु, मैं सिर्फ इतना ही लिखवा दूंगा। मैग्नीशियम भी है। क्यों नहीं रहेगा? ये समझ में आया? भौतिक गुण क्लियर है? अब रासायनिक गुण बाद में पढ़ाऊंगा। अधातु बोलता हूँ, धातुओं का भौतिक गुण पढ़ लिए। धातु में चमक पाई गई, इलेक्ट्रॉन त्याग किया, और ठोस होते हैं, सुचालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, भंगुरता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। एग्जाम्पल में लोहा, सोना, चांदी जो भी है वो सब आ गया। अगला धातुओं के रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। पहला, अधातु से क्रिया। अधातु से क्रिया, धातुओं की अधातुओं से क्रिया। हमारे पास धातु है कॉपर। कॉपर तो धातु है क्या? धातु है। किसके साथ क्रिया करवा रहे हो? अधातु। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी तो अधातु है। मतलब जो सीढ़ीदार बनाए थे अवसरणी, उसके ऊपर ही आता है ना, वो सब क्या है? अधातु। अधातु के साथ क्रिया करवाए तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखो ऑक्सीजन कितनी बार है और इधर कितना बार है, तो इधर बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 2। अब 2 कर दिए, लेकिन 2 करने से कॉपर कितना बार हो गया, और कॉपर इधर कितना है, तो इधर भी कितना लाना पड़ेगा। देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? कॉपर 2 बार, कॉपर 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, इधर भी ऑक्सीजन, सामने में मतलब सबके साथ गुना है। समझ में आया? उसको पूरा खोल लो ना, तब होगा। निकाल दे पूरा। वाह 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 वाह, सब लोग इसमें आ जाओगे। अब पढ़ते रहो। समझ में आया? तो क्या लिखोगे? धातु अधातु से क्रिया करके, धातु अधातु से क्रिया करके क्या बनाता है? सीधा लिख देना, यौगिक बनाता है। वैसे जरूरत नहीं है, रिएक्शन बस समझ में आना चाहिए। इसमें मेन चीज है रिएक्शन, धातु की अधातु से क्रिया। दूसरा, अभी हमने किससे क्रिया करवा दिया? अधातु से। किससे क्रिया करवाया? अधातु से। वैसे ही और किससे क्रिया करवाएं? वायु से करवा दो। वायु से, वायु मतलब ऑक्सीजन होगा। तो बताओ, कॉपर तो धातु ही है क्या?
सेम बना दो, सेम रिएक्शन हो जाएगा, 2Cu प्लस O2, 2CuO। और रिएक्शन जानते, फेरस धातु है ना, लोहा, फेरस मतलब लोहा, प्लस O2, वायु, वायु वायु, तो 2Fe बन गया। वायु से क्रिया समझ में आया? तीसरा, जल के साथ क्रिया करवा दो। इससे किसकी क्रिया करवा रहे हो? जल की, धातु। धातु की क्रिया किससे करवाएंगे? जल से। जैसे अब इस बार अलग लेते, बताओ सोडियम धातु है कि नहीं? सोडियम धातु है, किससे क्रिया करवा रहे हैं? H2। तो इसको याद रखना, बनाता क्या क्या है। सबसे पहले बनाएगा NaOH, NaOH। कैसे? देखो, जल है, जल टूटता है तो कैसे? H प्लस OH। ये अम्ल क्षार लवण में पूरी डिटेल में समझाया था। जल टूटेगा H प्लस OH माइनस में होगा। अब देखो सोडियम पर कैसा चार्ज रहता है बताया, क्योंकि पहला वाला है प्लस देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 8 और 1। बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग, इसीलिए प्लस आएगा। और 7 ग्रहण कर लेता तो माइनस। लेकिन एक त्यागना आसान है कि 7 ग्रहण करना, इसीलिए कैसा रहता है? प्लस। तो सोडियम किस में रहता है? प्लस में होगा। अब ये प्लस वाला और इसका तो बन गया NaOH। अब बताओ एक बार कौन है? हाइड्रोजन बस बचा। हाइड्रोजन अकेले रहता है क्या? हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता। H2 क्यों अकेले नहीं रह सकता? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 हो गया। बताओ इसका स्टैक कंप्लीट है क्या? इसका स्टैक कंप्लीट है नहीं, इसीलिए एक बार और हाइड्रोजन आ जाता है। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलकर इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसीलिए हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता। ये तो बंद, वो बॉन्ड है, बता समझाऊंगा अभी, रुको 1 मिनट। ये समझ में आया फिलहाल? अरे रुकना, पहले समझ तो लो। वहां बैठ ली हो, लिखी क्या, इतना दूर से दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। ये समझ में आया? अब मिलाओ, सुनो ध्यान से। यहां पर सोडियम कितना बार, यहां पर सोडियम कितना बार, बैलेंस है कि नहीं? लेकिन कुछ चीजें हैं जो बैलेंस नहीं है। यहां हाइड्रोजन कितना है और यहां, तो टोटल कितना हुआ? 3 बार। और इधर कितना बार है? अब हो गया गलत, इधर 2 बार है और इधर 3 बार। बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहां 2 गुणा कर दें, 2 दूनी 4, तो यहां भी 2 लगा देते हैं, 2 और 2 हो गया ना बैलेंस। देखो यहां मैंने हाइड्रोजन को कितना गुणा कर दिया? 2 का, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और यहाँ पर 2 है और इधर 2 पहले से, 2 दूनी 4, क्योंकि ये हमने 2 गुणा करके लाया है। आया? अब फिर से सोडियम पर आओ। सोडियम यहाँ कितना है? 2। और यहाँ कितना है? तो ये बिगड़ गया, अब इसको बैलेंस करो, सामने में 2। सोडियम कितना? 2। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन 2 और 2 बैलेंस है। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सामने में कितना? तो कितना इधर? 2। अरे हाइड्रोजन का मत देखो ना, ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन, सब बैलेंस। समझ में आया? संतुलित करना पड़ता है, याद रखोगे। क्लियर हुआ? चलो तुम लोगों को फिर बेसिक समझाता हूं इसका। मिटा दें? लिख रहे हो? हाँ लिखो ना, हाँ लिखो लिखो लिखो। लाइट आया क्या? सुनो ध्यान से, बॉन्ड बनाना पहले सिखा देता हूं, बंध कैसे बनता है। देखो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना? 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 1। अब बताओ इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसीलिए हाइड्रोजन अकेले नहीं रह पाता, क्योंकि उसको अष्टक कंप्लीट करना रहता है। समझ में आया? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2,
पहले में 2 भरेगा, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना 2। बताओ अष्टक कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद बोरान का बताओ 5, बोरान का 5, 2 और 1, 2 और 1। इसके पास अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाले को दर्शाना रहता है 1। समझ में आया। अरे 1 मिनट, ठीक ठीक ठीक, सॉरी, इसको बोल रहे थे क्या 3। हाँ, तो 1 2 और 3। इसके पास भी अष्टक कंप्लीट है क्या, नहीं। कार्बन का तो 2 और 1 2 3 4, इसी को संयोजकता बोलते हो ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 2 और 1 2 3 4 5, तो ये कितना बॉन्ड बना पाएगा 3। सुनो अभी बताऊंगा, रुको रुको रुको, कंफ्यूज हो रहा है। ऑक्सीजन का 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनाते हैं ना हमेशा। फ्लोरीन का 9, 2 और 7। देखो फ्लोरीन 1 2 ऐसे नहीं बनाना, सबसे पहले एक एक करके दर्शाओगे, 1 2 3 4, अब पेयर करो 5 6 7। समझ में आया, ये समझ में आया। देखो बॉन्ड कितना बॉन्ड बनेगा वो किस आधार पर होता है, उसके वैलेंसी। नहीं, बॉन्ड का प्रकार मत जानो। बॉन्ड सहसंयोजी बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, और उपसंयोजी अलग है, वो अभी 9th 10th में नहीं है। सुनो, हाँ बता रहा हूँ 11th में पूरा पूरा डिटेल पढ़ोगे, अभी फिर ना जितना काम आएगा उतना बस मैं बता रहा हूँ, 11th में आओगे तो पूरा पढ़ाऊंगा। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 3, तो 3। कार्बन के पास 4, तो 4 बॉन्ड। इसके पास गलत 3, इसलिए 3 बनाएगा। जो पेयर में है इस तरह से वो बॉन्ड नहीं बनाता। पेयर मतलब युग्म में, पेयर मतलब युग्म, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता आया। अब देखो ये तो 2 बार पेयर में है, मतलब युग्म में है, और 2 बार अयुग्म, इसीलिए सिर्फ ऐसे कितना बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी संयोजकता 2 आया। और बताओ इसकी संयोजकता, अब नियॉन का करके देखते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पहले से क्या है भरा हुआ है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसको देखते हैं, नियॉन का 10, 2 और, तो ये हो गया नियॉन 1 2 3 4 5 6 7, अष्टक कंप्लीट है। बताओ कहीं से बॉन्ड बनाएगा क्या, इसीलिए लास्ट में बताया था इसको शून्य बोलते हैं। शून्य समूह या अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करता, किसी से क्रिया नहीं करता। हीलियम भी अक्रिय गैस है। समझ में आया। समूह 18 के तत्व शून्य समूह कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें शून्य समूह या अक्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय भी है ना। समझ में आया। अब देखो हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता, हमेशा H2 बनाता है ना, क्यों, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। इस हाइड्रोजन के पास एक और ला दो 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ दोनों हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो अब इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, बन गया। ऑक्सीजन भी कभी अकेले रहता है क्या, नहीं रहता, हमेशा O2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन आएगा 2 बार, 1 2 3 4 5 और 1 6 होगा। तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, बन गया क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऐसे। समझ में आया। अब बन जाएगा। नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन के पास कितना रहता है 5, लास्ट में 5,
तो 1 2 3 4 5। वैसे ही एक और नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 1 5। तो ये वाला इसके साथ आया, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। तो देखो नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब समझ में आया कैसे ऐसे बॉन्ड रहता है। ये दे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। इसमें दो ही बॉन्ड और इसमें एक ही बॉन्ड। समझ में आया। और इसी प्रकार से जैसे HCl है, H ये बना हुआ है, कैसे बना होगा सोचो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन के पास लास्ट इस वाले ग्रुप में है क्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, याद है, तो इसी ग्रुप में आता है। और अगर ऐसे नहीं पता, याद नहीं है, तो देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, लास्ट वाला दर्शाना रहता है 1 2 3 4 5 6 हो गया 7। देखो इसके साथ ये लो, बन गया बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड बना रहता है। अब आया एक और है NaOH। NaOH, NaOH तीन चीजों में ले लेते हैं ना। बताओ सोडियम 11 रहता है क्या, यहां नहीं बताया हूं। सोडियम का 11, तो 2 8, अंतिम में कितना, इसीलिए कितना आ जाएगा 1 आ गया। ऑक्सीजन का निकाल चुके हो, देख लो 2 और 6, तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ बना लेगा, ये इधर का हाइड्रोजन के साथ। देखो बना कि नहीं बना, NaOH, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आया। वैसे मत गिनना, डबल बॉन्ड है करके। सब आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, इन सब का प्रकार आता है। चलो फिलहाल ये समझ में आया कैसे रहता है बॉन्ड, कैसे बनता है, क्लियर हुआ। चलो नहीं, चलो अगला देखो, पृथक्करण। पृथक्करण किसे कहते हैं, पहले ध्यान समझना। जैसे यार ये इंक चल क्यों नहीं रहा। ऑक्सीजन क्या हुआ ऑक्सीजन तत्व है, एक ही चीज है, मतलब तत्व। हाँ ये ऑक्सीजन हो गया, तत्व है। और सोडियम तत्व, हाइड्रोजन पूरे का पूरा क्या है, तत्व। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो क्या बन जाए, NaOH, तो इसको क्या बोलेंगे, यौगिक। और ये सभी एक एक है, मतलब तत्व, एक एक है मतलब तत्व। समझ में आया। तो दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, और एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं। समझ में आया। यौगिक टूटेगा तो क्या बनेगा, और तत्व जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये पता है ना। अब पृथक्करण क्या होता है, तत्वों को उसके यौगिक में से अलग करना, तत्वों को उसके यौगिक में से अलग करना। बताओ ये यौगिक है कि नहीं, और इसमें से तत्व को बाहर करो। कौन कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन और तत्वों को उनके यौगिक में से अलग करने की विधि। अलग करना मतलब पृथक, पृथक करने की विधि क्या कहलाया, पृथक्करण। पृथक्करण समझ में आया, लिख रहे हो?
अगला है धातु कर्म। धातु कर्म सुनो, अगला है धातु कर्म। धातु कर्म किसे कहेंगे? देखो, भौतिक और रासायनिक, भौतिक और विधि द्वारा, भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा। ये समझ में आ गया ना कि यौगिक में से तत्वों को अलग करना है। यौगिक में से तत्वों को क्या करना है? अलग। तो वो कहलाता है पृथक्करण। पृथक्करण। अब भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा तत्वों को अलग करना, तत्वों को अलग करना, ये क्या कहलाएगा? धातु कर्म। समझ में आया? तुम एकदम लिखने पर ध्यान देते हो इसलिए समझ में नहीं आता। पहले समझ लिया करो, उसके बाद लिखा करो। अरे सर इसने धातु कर्म समझ में आया? पृथक्करण में तो जाने सिर्फ यौगिक में से तत्वों को बाहर निकालना, अलग करना। उसके बाद धातु कर्म, कोई भी विधि यूज करें। अब ऐसे थोड़ी ना तत्व पड़ा है उसको अलग कर दोगे, नहीं, उसके लिए कुछ विधि लगाना पड़ेगा। तो या तो भौतिक विधि है या रासायनिक विधि। कुछ केमिकल में से होकर गुजारेंगे तो अलग होगा, या तो कुछ भौतिक विधि लगाकर अलग कर देंगे, वो अलग होगा। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक है अपने पास, प्लास्टिक और उसमें नहीं, प्लास्टिक के कुछ टुकड़े हैं छोटे छोटे, और उसमें लोहे के भी टुकड़े हैं छोटे छोटे। तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? चुंबक से। पूरा जितना भी लोहे के टुकड़े रहेंगे चुंबक में चिपक कर बाहर निकल जाएगा, आकर्षित होकर, और प्लास्टिक बच गया, अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक चुंबक में कहाँ चिपकेगा। तो ये भौतिक विधि द्वारा अलग हुआ। वैसे रासायनिक विधि द्वारा कोई भी विलयन है, उसमें से अगर हमें किसी चीज को अलग करना है तो रासायनिक विधि करेंगे, कोई केमिकल मिलाकर अलग करोगे। समझ में आया? तो वो क्या कहलाएगा? धातु कर्म। भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा तत्वों को अलग करना। क्लियर? अब देखो, ये डायरेक्टली एक ही चरण में पॉसिबल नहीं होता, 3-4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। समझ में आया? इनके निम्न चरण है, निम्न चरण है। भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा क्या कर रहे हैं? तत्वों को अलग, तत्वों को क्या करना है? अलग। तो कैसे कैसे होगा? पहला विधि, पहला चरण अयस्क का सांद्रण। पहले क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण, इसको सामने डिटेल में पढ़ेंगे ना। पहले क्या करेंगे? अयस्क को सांद्रित करेंगे। उसके बाद धातु का निष्कर्षण, धातु का, और तीसरा में धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। समझ में आया? क्लियर हुआ? भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा तत्वों को क्या करना है? अलग करना है। तो डायरेक्टली नहीं होगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। पहले अयस्क को सांद्रित करते हैं, फिर उसके बाद धातु का निष्कर्षण करेंगे, लास्ट में जो प्राप्त होगा तो धातु का शुद्धिकरण करेंगे, मतलब धातु को शुद्ध बनाएंगे। समझ में आया? अगला है खनिज। अगला खनिज, इसको नोट कर लो। सांप दे दूंगा। खनिज, खनिज, खनिज किसे कहते हैं? देखो, है? प्रकृति में, पृथ्वी तल में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ, प्रकृति में पृथ्वी तल से, अरे बता तो ठीक रहा हूं, पृथ्वी तल पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? खनिज कहलाता है, खनिज कहलाता। समझ में आया?
क्लियर हुआ? प्रकृति में पृथ्वी तल से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहेंगे? खनिज। पृथ्वी 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 है वो। जैसे सुनो, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी एक खनिज है, पृथ्वी तल से पाया जाता है। समझ में आया? कैसे लिए तो कैसे दिखाऊं, बाद में दिखाऊंगा। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाएंगे अयस्क। क्या है? अयस्क। इसके बारे में पढ़ रखे हो, पता है किसको कहते हैं अयस्क? बताओ किसको कहते हैं अयस्क? सुनो पहले, ये खनिज है, रासायनिक पदार्थ। क्या है? रासायनिक पदार्थ। अब हमें इसमें से क्या करना है? तत्वों को अलग करना है। तत्वों को क्या करना है? अलग करना है। तो फिर से भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग करेंगे। तो अगर जिन खनिजों का पृथक्करण सरलता पूर्वक और कम खर्च में हो जाए उसको कहते हैं अयस्क। समझ में आया? जिन खनिजों का पृथक्करण, जिन खनिजों का पृथक्करण क्या हो जाए? सरलता से और कम खर्च में हो जाए। हाँ, सस्ता, एकदम ऐसे थोड़ी नहीं, सस्ता हो जाए, कम खर्च में हो जाए। समझ में आया? जिन खनिजों से, बताओ, जिन खनिजों से धातुओं का है, धातुओं का क्या बोलते हैं? पृथक्करण, सरलता तथा कम खर्च, कम हो जाए उसे, समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर हुआ अयस्क? अब लास्ट बचा अधात्री। नहीं, अभी तो शुरुआत है। अधात्री बोलते हैं, गैंग बोलेंगे। हाँ, गैंग गैंग, इसी को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स, तीनों का तीनों एक ही चीज है। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स, अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स, कुछ भी आ सकता है ना। अधात्री किसे कहते हैं या गैंग किसे कहते हैं या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा एक होगा। ये बताओ, खनिज में से हम क्या कर रहे हैं? धातु को अलग कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। तो कम खर्च में हुआ, मतलब उसको क्या बोल दिए? अयस्क। अब खनिजों से जो अयस्क प्राप्त हुआ, खनिजों से अयस्क प्राप्त हुआ, अभी बताया ना, पृथक्करण हम करेंगे, कम खर्च में करेंगे, तो जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? अयस्क। कहाँ से मिला? खनिज से। तो खनिजों से प्राप्त अयस्क, इसमें क्या रहेगी? कुछ अशुद्धि। क्या रहती है? कुछ अशुद्धि। इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। समझ आया? खनिजों से प्राप्त, खनिजों से प्राप्त अयस्क में कुछ अशुद्धियां रहती है, उसी को क्या कहते हैं? समझ में आया? लिख लोगे? क्या क्या लिखेंगे? खनिजों से प्राप्त क्या रहता है? कुछ अशुद्धि रहती है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? या गैंग कहते हैं या अधात्री कहते हैं, जो लिखना है लिख लो। क्लियर हुआ? छापो अब। पृथक्करण समझ में आ गया? तत्व को उसके यौगिक में से अलग करना क्या कहलाया? पृथक्करण। फिर धातु कर्म जाने, कम खर्च में, कम खर्च में हो जाए वो, कम खर्च में अलग हो जाए तो, बताओ जल्दी, कम खर्च में अगर अलग हो जाए तो क्या करें? धातु कर्म क्या है? वो अलग करना, वो धातु कर्म। और अयस का जो कम खर्च में हो जाता है, मतलब अलग। उसके बाद अधात्री पढ़े, गैंग,
खनिज जो भी मिला है उसको पृथक्करण की, तो उसमें कुछ अशुद्ध बच गया, वही अशुद्ध क्या कहलाता है? गैंग। उसके बाद इसके कुछ चरण हैं, धातुओं को, सुनो, धातुओं को शुद्ध करने के लिए कुछ चरण से गुजरना पड़ता है ना। पहले क्या करते हो? अयस्क का सांद्रण, 3 चरणों से होकर जाना पड़ेगा। पहला क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण, फिर क्या करते हैं? उसका निष्कर्षण, क्या करते हैं? निष्कर्षण, और लास्ट में क्या करते हो? शुद्धि। तो अब समझना पड़ेगा एक एक करके। जैसे कोई भी हमें दिया है, उसको क्या करना है? सबसे पहले सांद्रित करेंगे, उसके बाद निष्कर्षित करेंगे, तब लास्ट में शुद्धिकरण करेंगे। आया? अब देखो सांद्रण है, अपने को क्या करना है? पहला सांद्रण करना है। क्या करेंगे? सांद्रण के लिए 3 विधि यूज करना। सांद्रण 3 तरीके से कर सकते हैं, चाहे पहला, दूसरा या तीसरा, कोई भी मेथड। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण, पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा पेन या झाग उत्प्लावन, पेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। समझ में आया? देखो एक एक करके सबको समझना पड़ेगा। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा पेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। ये सांद्रण करने का तरीका। कोई भी अपने को खनिज दिया, उसको पूरी तरह से अपने को प्राप्त करना है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था प्राप्त करना है, क्योंकि उसमें बताया ना बहुत सारी अशुद्धि मिली रहती है, उसी गैंग कहे। तो उन अशुद्धियों को क्या करना है? हटाना है। खुदाई से हमने प्राप्त किया खनिज, अब उस खनिज में क्या है? बहुत सारी अशुद्धि है, बहुत सारी अशुद्धि रहता है, उन अशुद्धियों को क्या करना है? दूर करना है। तो उसके लिए कुछ चरण है, ऐसी थोड़ी ना शुद्ध हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? उस जो भी हमने प्राप्त किया है खुदाई से, तो पहले उसको सांद्रण करेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्षण करेंगे, तब शुद्धिकरण करेंगे, और लास्ट में शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो। आया? तो पहला सांद्रण करना है। सांद्रण के लिए 3 विधि यूज करेंगे, लिखो मत। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, या तो फेन उत्प्लावन विधि। समझ में आया? लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, तीनों में से कोई भी विधि कभी भी नहीं लगा सकते। जिस जगह पर जो विधि की जरूरत है वही विधि पहले यूज करो, वही विधि यूज करना है। पहला समझते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कब लगाएंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लगाते कैसे, उसको ध्यान समझना पड़ेगा। नदी है, नदी। क्या हुआ? हाँ वैसे ही बनाना है। आओ ऐसे छोटा देखो। सुनो, जो भी अयस्क का मतलब, जिस अयस्क का अपने को क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। जिस अयस्क का शुद्धिकरण करना है, सबसे पहले उसको बारीक पीसेंगे। जिस अयस्क का शुद्धिकरण करना है उसको क्या करते हैं? बारीक पीसते हैं, बारीक पीसेंगे, और बारीक पीसने के बाद उसमें पानी मिला देते हैं और इस पात्र में डाल देते हैं। पानी मिलाकर क्या करोगे? इस पात्र में डालोगे। समझ में आया? अब देखो यहां से वो बाहर निकलेगा, तो जिसके भी कण भारी होंगे वो भारी कण क्या होगा? इस तली पर बैठ जाएगा, बैठेंगे इस तरह से। भारी कण क्या होंगे? तली पर बैठ जाएंगे, और जो कण हल्का रहेगा वो इस तरह से पानी की धारा के साथ इसमें अलग हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया अलग?
जैसे धान से भूसा अलग करते हैं ना, जो भी रहता है, हाँ, तो धान भारी रहता है ना, इसलिए वो गिर जाता है, और भूसा हल्का रहता है इसलिए उड़ जाता है, उड़ता है। सेम कंडीशन यहाँ है, जो भी भारी कण है वो तली पर क्या होगा, बैठ जाएगा, भारी कण तली पर बैठ जाएंगे, और जो हल्का कण है वो क्या होगा, इस पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो फाइनली मुझे बताओ, इस विधि का उपयोग हमने किया क्यों, कब किया? इस विधि का, इसको चित्र को ना पुस्तक से देखकर अच्छे से बना लेना ना, मेरे से बन नहीं रहा है, जैसे बनाना है वैसे बना लेना, ऊपर से इस तरह से अभी जो बताया था शॉर्ट में इसी तरह से रहेगा। समझ में आया? पुस्तक में दिए वहां से अच्छे से इसको करोगे। बताओ इस विधि का उपयोग हम कब करेंगे, किसको किसको अलग कर रहे हो? शुद्ध अयस्क का प्राप्त करना है, उसमें क्या मिला रहता है, अशुद्धि यानी कि गैंग मिला रहता है। तो गैंग में से हमें को क्या निकालना है, क्या निकालना है, अयस्क, और वो भी शुद्ध अवस्था में। तो कब उपयोग किए, देखो एक भारी कण था और एक हल्का कण था, तो इस विधि का उपयोग कब किए, जब दोनों के घनत्व में क्या पाया गया, अंतर। घनत्व में क्या रहेगा, अंतर, एक भारी रहेगा और दूसरा हल्का रहेगा, तभी इस विधि का उपयोग कर पाओगे। बताओ दोनों का दोनों अगर भारी है तो उपयोग कर पाओगे, दोनों का दोनों इसी तली पर बैठ जाएगा और नीचे क्या गिरेगा, सिर्फ पानी, तो अलग क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। समझ में आया? तो इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब अयस्क और गैंग के कणों के घनत्व में क्या पाया जाए, अंतर। रुको, लिखना मत, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि सबसे पहले हेडिंग करना, ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे बताओ। इस विधि का उपयोग, लिखो मत, इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क और गैंग के कणों के घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर। समझ में आया? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे तब लिखेंगे क्या किए, अयस्क को सबसे पहले हमने क्या किया, बारीक पीसा, अयस्क को बारीक पीस कर, अयस्क को बारीक पीस कर पीसते हैं। उसके बाद जल में, मतलब पानी की धारा के साथ, पानी की धारा के साथ क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जो भारी कण रहता है तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और हल्के कण पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। समझ में आया? हल्के कण पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती है। एग्जाम्पल किसका बताओ ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट का निष्कर्षण इस विधि से करते हैं। समझ में आया विधि, क्लियर हुआ? इस विधि का उपयोग कब किए, जब अयस्क और गैंग के कणों के घनत्व में अंतर पाया गया। हुआ? कैसे किए, अयस्क को हमने क्या किया, बारीक पीसा और पानी की धारा के साथ उसको प्रवाहित किया, तो जो भारी कण है तली पर बैठ गया और हल्के कण पानी के साथ बहकर अलग हो जाता है। एग्जाम्पल हेमेटाइट। समझ में आया? 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, लिख लोगे? रुको 1 मिनट, चुंबकीय पृथक्करण विधि, देखो इसके पहले हमने गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़ा था ना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखो जब हम खुदाई से खनिज निकालते हैं, अब अयस्क में क्या रहती है, कुछ अशुद्धि, तो अयस्क और उसके गैंग यानी कि अशुद्धि दोनों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, तो हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यूज करते हैं। अयस्क को बारीक पीस देते हो और बारीक पीसकर पानी की धारा के साथ क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जो भारी रहता है, भारी का वो क्या होता है, तली पर बैठ जाता है और हल्की अशुद्धि बहकर अलग हो जाती है, होता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल में क्या आया था, हेमेटाइट, खत्म। अगला है
चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या होगा, अयस्क या तो अशुद्धि, अयस्क या अशुद्धि दोनों में से किसी एक में क्या पाया जाएगा, चुंबक का गुण। तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर याद रखना। घुटना ठीक, अब भी ठीक, उसके बाद बताऊंगा। पीछे हट थोड़ा सा, झरना पीछे हट, टिक जा टिक जा टिक जा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझ में आया? नहीं, ये चालू करूं? नहीं, मैं मारने पीटने वाला काम नहीं करूंगा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या जाने, अयस्क और गैंग दोनों के घनत्व में क्या रहेगा, अंतर। और चुंबकीय पृथक्करण विधि में अयस्क या गैंग दोनों में से किसी एक में क्या पाया जाएगा, चुंबक का गुण। समझ में आया? एक बार में बात मान लो, कॉल जाएगा, रुको। ठीक, क्लियर हुआ? दोनों में बस डिफरेंस याद रखना कि कौन सा विधि कब लगाना है, क्योंकि हमें कुछ खनिज देंगे, इसमें से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करो। तो सबसे पहले हमने 3 चरण पढ़े थे ना, क्या क्या करते हो, अयस्क का सांद्रण करते हो, फिर उसके बाद उसका निष्कर्षण करते हैं, फिर शुद्धिकरण करते हो। तो निष्कर्ष सांद्रण के लिए 3 विधि बताया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लावन विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कब करेंगे, जब हमें जो भी खनिज दिया है शुद्ध करने के लिए उसमें अयस्क और गैंग दोनों के घनत्व में अंतर रहा तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करेंगे, और चुंबक का गुण पाया गया तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे। समझ में आया? अब चुंबकीय पृथक्करण विधि होता क्या है, इसमें 2 रोलर लगा होता है और इसमें लगे होते हैं कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, इसमें क्या रहता है, चुंबक का गुण। बात नहीं मानना, मतलब बात नहीं मानना है। रुको अब 2 मिनट। ये कन्वेयर बेल्ट है ना, जैसे आटा चक्की में देखे होंगे, 2 गोल इस तरह से पहिए लगे होते हैं और इसमें एक पट्टा लगा होता है, रबड़ का रहता है, रबड़ का। अब देखो अयस्क को हम बारीक पीसते हैं ना, और बारीक पीसकर पानी की धारा के साथ प्रवाहित किए थे पिछली बार, तो इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। अयस्क को बारीक पीसेंगे, लेकिन उसको कहां पर डालेंगे, चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे पर, चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे पर डाला जाता है। समझ में आया? अब जो अचुंबकीय पदार्थ है, जैसे यहाँ पर पूरा हमने अशुद्धि और अयस्क को डाला, एक में तो चुंबक का गुण है, किसमें से अलग कर रहे हैं, अयस्क को अशुद्धि में से, मतलब अशुद्धि में से अलग करना है। अशुद्ध मतलब गैंग रहता है, दोनों में से किसी एक में क्या पाया गया है, चुंबक का गुण। तो हमने इसमें डाला और इसमें पहले से क्या लगा है, चुंबक। तो यहाँ पर बारीक पीस कर इसमें डाले। अब देखो जिसमें चुंबक का गुण होगा, चाहे अशुद्धि या अयस्क, गैंग या अयस्क, एक में तो चुंबक का गुण है, तो जिसमें चुंबक का गुण है वो इसमें चिपक जाएगा, और जिसमें चुंबक का गुण है वो नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आएगा कन्वेयर बेल्ट, क्योंकि पूरी तरह से ऐसे घूमेगा ना, राउंडिंग होता है ना, होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आया, जिसमें चुंबक का गुण नहीं है वो यहाँ आकर अलग, और जिसमें चुंबक का गुण है वो कुछ इस तरह से, जहां चुंबक का प्रभाव खत्म होगा यहाँ अलग हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो क्या जाने, इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क या गैंग दोनों में से किसी एक में चुंबक का गुण पाया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, अयस्क को बारीक पीसकर